आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं 9th से 12th तक की क्लास की मैथमेटिक्स, और जिसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक। तो इस टॉपिक में आज की क्लास में जो सवाल हमको करने हैं, आइए सीधे उन सवालों पर चलते हैं हम और शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। और आज का जो पहला सवाल है आपका वो है ये हो चुका है। ये क्वेश्चन आज का पहला सवाल है आपका। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है, इसको पढ़िए और पढ़ के समझिए, समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। क्वेश्चन में कहा गया द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ कार इज 80 सेंटीमीटर इफ द ट्रेन इज रनिंग एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। कहने का मतलब है एक कार जो है, एक कार के पहिए का डायमीटर यानी एक कार के पहिए का व्यास आपको कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर दे रखा है। एक कार के पहिए का व्यास आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कहा गया है वो गाड़ी यानी वो कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी दर से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चल रही है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। बात क्लियर है? एक कार है, कार के पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर आपको दे रखा है, कार के चलने की स्पीड आपको दे रखी है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 66 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कार 10 मिनट, अगर कार का पहिया जो है वो 10 मिनट में कुल कितने रिवॉल्यूशंस लेगा, कुल कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है। देखिए समझने की कोशिश अगर सवाल को करिए तो सवाल आसान सा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक कार का पहिया है, ये पहिया हो गया, इस पहिए का कुछ डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से हमको रेडियस मिल जाएगी। जब इस कार की रेडियस हमको मिल जाएगी तो यहां से हम इस कार की परिधि यानी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे 2πr। और परिधि जो है वो क्या होती है? परिधि जो होती है वो होती है ये चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है, मतलब सर्कल पर एक पॉइंट से चलना शुरू करिए और वापस उसी पॉइंट पर वापस आ जाइए, तो इस बीच में जितना आप चले वो सरकमफ्रेंस होगी। पहिए का सरकमफ्रेंस जब आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब पहिया एक चक्कर चलने में कितनी दूरी तय करता है ये आपको पता चल जाएगा। पहिया जो है कार का वो एक राउंड जब पूरा करेगा, जब एक रिवॉल्यूशन उसका पूरा होगा, तो एक रिवॉल्यूशन में टोटल कितना डिस्टेंस वो चला ये हमको पता चल जाएगा 2πr सरकमफ्रेंस से। उसके बाद देखिए आपसे कहा गया है गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की दर से, रेट से चल रही है, यानी गाड़ी जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? एक घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या करती है? एक घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। भाई अगर किसी भी गाड़ी का वेलोसिटी, किसी भी गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो इसका मतलब यही तो होता है कि एक घंटे में वो 1 आवर में वो 66 किलोमीटर जाएगी, एक घंटे में 66 किलोमीटर जाएगी। एक घंटे का मतलब कितना है? 60 मिनट में। 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाएगी। अगर 60 मिनट में 66 किलोमीटर जाएगी तो 1 मिनट में कितना जाएगी ये आप निकाल सकते हैं। फिर 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगी ये आप निकाल सकते हैं। 10 मिनट में गाड़ी द्वारा चली गई डिस्टेंस, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी आप निकाल लेंगे। 10 मिनट में आपसे पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये पूछा जा रहा है। 10 मिनट में कार का एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये पूछा जा रहा है। 10 मिनट में कार का पहिया कितनी दूरी चलेगा ये बात आपने निकाल ली। तो 10 मिनट में जितनी भी डिस्टेंस तय करेगा पहिया, उस पूरी डिस्टेंस को पहिए के एक चक्कर द्वारा चली गई डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ चक्कर मिल जाएंगे। बात क्लियर, समझ में आई यहां तक बात? ये है इस पूरे सवाल का रफ सॉल्यूशन। ठीक, तो आइए इसको करना हम शुरू करते हैं। कुल मिला के 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले वो पहिया, जो पहिया 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा ये निकालना है।
वो पहिया 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा, पहले आप ये निकालिए। 10 मिनट में पहिया कितनी दूरी तय करता है, अगर ये आप निकाल लें तो उस पूरी दूरी को पहिए के एक चक्कर में तय की गई दूरी से अगर डिवाइड कर दिए तो टोटल चक्कर आ जाएंगे कि अगर एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है तो इतनी दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये आप निकाल देंगे। ठीक, तो कुल मिला के हमको फोकस किस बात पे करना है, हमको फोकस करना है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, अगर ये निकालना है तो इसके लिए 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, इसको बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले गाड़ी की जो वेलोसिटी दे रखी है वो हम निकाल लें। या चलिए कार का पहिया ही पहले लिख लेते हैं। ये कार है, कार का पहिया है, ये कार का पहिया है और ये कार के पहिए की रेडियस है। कितनी आएगी वो देखेंगे अभी। कार के पहिए का व्यास कितना दे रखा, 80 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए कार के पहिए की त्रिज्या, व्यास मतलब डायमीटर, त्रिज्या का मतलब रेडियस, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। कार के पहिए की त्रिज्या यानी रेडियस अगर आपको मालूम है तो आप क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr का मतलब 40 यानी हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। पहिए की परिधि आ गई, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि पहिए की परिधि, परिधि का मतलब है ये पूरा डिस्टेंस, या आप कह लीजिए कि पहिए का एक पूरा चक्कर। पहिया जब एक रिवॉल्यूशन लेगा तो पहिया क्या करेगा, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। जैसे मान लीजिए यहां से उसने चलना शुरू किया तो जब वापस ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में एक रिवॉल्यूशन उसका पूरा हो जाएगा। तो कोई भी गोल पहिया एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस तय करेगा वो वही डिस्टेंस उस पहिए की परिधि होगी। तो परिधि अगर पहिए की 80 पाई सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस अगर 80 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब पहिया एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन लेने में टोटल 80 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां तक बात क्लियर? इस बात को हम लिख लेंगे, पहिए की परिधि जो है वो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। क्योंकि पहिए की परिधि उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, इसलिए एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जब कोई पहिया ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा, तो जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो अपना पूरा एक गोल दायरा चल डालेगा, और जब एक सर्कल वो पूरा कर लेगा तो सर्कल पूरा जैसे ही होता है आपकी ये पूरा हुआ सर्कल सरकमफ्रेंस बना देता है। तो एक सर्कल मतलब एक चक्कर में एक सर्कल पूरा करेगा, और एक सर्कल पूरा करने का मतलब है अपना सरकमफ्रेंस पूरा करेगा, सरकमफ्रेंस पूरा करने का मतलब है अपनी परिधि के बराबर चलेगा। तो कोई भी पहिया जब एक चक्कर पूरा करेगा
तो ऐसी स्थिति में वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर चुका होगा। वही बात हमने लिखी है कि अगर परिधि 80 पाई सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर ही होती है, इसलिए 80 पाई सेंटीमीटर हो जाएगी। एक चक्कर में चली गई दूरी 80 पाई सेंटीमीटर हो गई। अब उसके बाद देख लीजिए आगे क्या दे रखा, कहा गया गाड़ी का वेग, गाड़ी की चाल या वेलोसिटी या वेग कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का क्या मतलब होता है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 66 किलोमीटर प्रति एक घंटा, यानी एक घंटा अगर वो चलेगा तो 66 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी गाड़ी। यानी गाड़ी एक घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, इंप्लाइज दैट एक घंटे में चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर। एक घंटे का मतलब कितना है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 60 मिनट। एक घंटे में चली गई दूरी यानी कि 60 मिनट में चली गई दूरी 66 किलोमीटर है। अगर 60 मिनट में चली गई दूरी 66 किलोमीटर है तो इसलिए एक मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, एक मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 66 बटे 60 किलोमीटर हो जाएगी। और इसलिए हमसे 10 मिनट में चक्करों की संख्या पूछी गई है, तो अगर 10 मिनट में हम दूरी निकाल लें तो उस दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग करेंगे, टोटल चक्कर निकल आएंगे। तो 10 मिनट में चली गई दूरी हमको निकालनी है गाड़ी द्वारा। गाड़ी 60 मिनट में इतनी दूरी चलती है तो वही गाड़ी 1 मिनट में इतनी दूरी चलेगी, तो फिर वही गाड़ी 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, 66 गुणे बटे 60 गुणे 10 किलोमीटर। 10 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा, 10 छंग 60 और 6 से 11 किलोमीटर। 10 मिनट में 11 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब ये किलोमीटर में है और ये वाली यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 11 किलोमीटर का मतलब है 11 गुणे 1000 मीटर और गुणे 100 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस तय करेगी। गाड़ी जो है वो 10 मिनट में इतना डिस्टेंस तय करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। आ जाइए अब आगे, इसको रफ साफ कर देते हैं इधर से। अब समझिए, कोई गाड़ी जो चल रही है वो 10 मिनट में टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक। इसको उल्टा कहिए, इतनी दूरी तय करने में 10 मिनट, ठीक, 10 मिनट में इतनी दूरी तय करती है। अब देखिए 80, वही वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी की बात की, सेम गाड़ियों की बात की जा रही, उसी वही गाड़ी जो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करती है, वही गाड़ी 10 मिनट में इतनी दूरी तय करती है। इधर से पढ़िए, गाड़ी का पहिया जो है वो 80 पाई सेंटीमीटर चलने में एक चक्कर लेता है। 80 पाई सेंटीमीटर चलने में वो एक चक्कर लेता है, यानी जब वो 80 पाई सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तब एक चक्कर होगा। और 10 मिनट में चक्करों की संख्या बतानी है, तो यानी 10 मिनट में उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर 10 मिनट में चक्करों की संख्या आपको बतानी है तो 10 मिनट में गाड़ी कितना चलती है, इतना चलती है। 10 मिनट में गाड़ी अगर इतना चलती है तो पहिए को भी तो इतना ही चलना पड़ेगा। तो 10 मिनट में पहिए को इतना चलना पड़ेगा। इतना चलने के लिए वो कितने रिवॉल्यूशंस लेगा ये आपको बताना है। 80 पाई सेंटीमीटर के लिए एक रिवॉल्यूशन, तो इतना चलने के लिए कितने रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस जो है उसको एक रिवॉल्यूशन के डिस्टेंस से भाग कर दीजिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा, तो 100 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगेगा, तो जो टोटल दूरी है उसको 1 घंटे में चली गई दूरी से भाग कर दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से। या के लिए 10 किलोमीटर चलने में 1 चक्कर लगाया उसने, तो 100 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा, तो 100 बटे 10। ये ऐकिक नियम है, यूनिटरी लॉ है, इतना आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। 10 मिनट में टोटल इतनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितने रिवॉल्यूशंस लेगा ये जानने के लिए एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उससे आप भाग कर दीजिए। तो लिखेंगे क्योंकि 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करने में
लगा चक्कर बराबर 1, इसलिए 10 मिनट में कुल चक्कर बराबर क्या हो जाएगा? 10 मिनट में कुल दूरी बटे 1 चक्कर में दूरी। बात क्लियर? 10 मिनट में टोटल कितने चक्कर लगाएगा ये जानने के लिए आप 10 मिनट में टोटल जितनी दूरी उसने ट्रेवल की है उसको 1 चक्कर में जितनी दूरी ट्रेवल करेगा उससे भाग कर दिए तो कुल चक्कर आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 10 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो? 11 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 1 चक्कर में 80 और पाई का मतलब है 22 बटे 7। 7 ऊपर चला जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 7 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 चक्कू 80। फिर ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 25 हम 100। नीचे के सारे डिजिट्स कट जाएंगे, ये हो गया। अभी एक बार और कटेगा, 11 दूनी 22, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 125 जा, तो 7 इंटू 125 और इंटू 5 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही कुल चक्करों की संख्या हो जाएगी। बस ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो आसान सवाल ऐसे होते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको हो सकता है पढ़ते पढ़ते लगने लगे कि सवाल बड़ा था, कठिन था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सवाल में। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है। अभी तक आप सर्कल के सिंपल फॉर्मूले पढ़ रहे थे कि सर्कल का एरिया क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। अब आप सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, यानी कि वृत्त का त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। वो त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूले क्या होते हैं, एरियाज वगैरह के, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो आइए चलिए शुरू किया जाए। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है वृत्त का त्रिज्यखंड, यानी सेक्टर ऑफ अ सर्किल या सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए जरा, सबसे पहले वृत्तखंड क्या होता है ये समझ लीजिए आप। ठीक है, वृत्तखंड क्या होता है। जैसे ये एक वृत्त बना लिया हमने, अगर इस सर्कल में, किसी भी सर्कल में कोई भी एक कॉर्ड खींच दीजिए आप, कोई भी एक जीवा खींच दीजिए। किसी भी वृत्त में अगर एक जीवा खींचेंगे, एक कॉर्ड खींचेंगे, तो वो जीवा जो होगी वो उस वृत्त को हमेशा 2 भागों में बांट देगी, 2 भागों में डिवाइड कर देगी, 2 पार्ट्स बनाएगी सर्कल के, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यही कॉर्ड अगर डायमीटर हो जाए, मतलब अगर व्यास से अगर इस वृत्त को आप 2 भागों में बांटिए, डायमीटर से अगर आप इसको डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, तो बराबर बराबर भाग बटेंगे। डायमीटर के अलावा कोई और जीवा अगर आप खींचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नेचुरल है कि एक हिस्सा बड़ा होगा और एक हिस्सा छोटा होगा। तो जो छोटा होगा, और क्योंकि जब आपने जीवा खींची है, जब कॉर्ड आपने एक बनाई है, इस कॉर्ड ने जब इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये दोनों ही पार्ट्स किसके हैं, सर्कल के हैं। इसीलिए इनको सेक्टर ऑफ सर्कल या सेगमेंट ऑफ सर्कल्स कहा जाता है, वृत्त खंड कहा जाता है, क्योंकि वृत्त के ही खंड हैं। ऊपर वाले की बात करेंगे तो ये भी वृत्त का ही, सर्कल का ही एक खंड है, नीचे वाले की बात करेंगे तो ये भी उसी वृत्त का ही एक खंड है। तो इसको भी वृत्त खंड कहेंगे, इसको भी वृत्त खंड कहेंगे। जो हिस्सा बड़ा है उसको दीर्घ वृत्तखंड कह देंगे, और जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड कह देंगे। यानी जो बड़ा है वो मेजर हो जाएगा और जो छोटा है वो माइनर हो जाएगा। बात क्लियर। अब यही हिस्से, ये जो आपने जीवा खींची है, इस जीवा की बजाय किसी चाप से अगर हम इसको करें, आर्क से, जैसे ये सेंटर है आपका, O हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया, ये C हो गया।
और ये d हो गई, ये m हो गया। हमने क्या किया, सेंटर से 2 रेडियस खींची और 2 रेडियस जो खींची वो सर्कल को a और b पॉइंट पर मिलती हैं, तो a से b पर सरकमफ्रेंस के सहारे अगर आप चलें, अगर a से b पर परिधि के सहारे आप जाएं, तो a से b तक की जो परिधि का जो हिस्सा आपको मिलेगा, a से b तक वृत्त का जो हिस्सा मिलेगा, यानी ये वाला हिस्सा जो मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा जो आपको मिलेगा, जब आप a से b तक वृत्त के सहारे सहारे जाएंगे तो आपको वृत्त का ही एक गोल हिस्सा मिल जाएगा जो कट के निकल आएगा। ये a से b तक की जो चाप, a से b तक का जो सरकमफ्रेंस का पार्ट होगा ACB, इसको कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की चाप। मतलब परिधि में से अगर कोई हिस्सा काट कर आप निकाल लीजिए तो वही उसकी चाप कही जाएगी। ये चाप यानी ये आर्क जो है, ये इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, ACB, OACB। मतलब जैसे तरबूज में से एक पीस काट कर आप निकाल लीजिए, तो तरबूज में से जब पीस आपने एक काट कर निकाला तो ये एक वृत्त, ये क्या हो जाए, ये जो हिस्सा निकलेगा ये एक त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ खंड, रेडियस से मिलकर बना हुआ खंड, तो ये एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड जो हो, और एक और त्रिज्यखंड है, अगर इन त्रिज्याओं के अंदर वाला हिस्सा देखें तो ये वाला है, और अगर बाहर वाला देखें तो ये वाला है, ये भी तो है। जब इसको काट कर बाहर निकालेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा भी तो बचेगा। तो जब भी किसी भी सर्कल में से किसी चाप के सहारे कोई हिस्सा काट कर आप बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर निकालने में जो छोटा हिस्सा निकल के आता है वो लघु त्रिज्यखंड होता है, और जो बड़ा हिस्सा रह जाता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, जो छोटा वाला होगा वो माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला ऊपर वाला होगा वो मेजर सेक्टर। यानी इनकी शक्ल कुछ इस तरीके की होगी, इनकी शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। ये निकल कर आया, और ये जो रह गया, तो ये आपका माइनर है और ये आपका मेजर है। ठीक है, बात समझ गए? इस तरीके से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ गया। इन्हीं का एरिया अब आपको निकालना है। एक सर्कल दे रखा होगा, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, यानी माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए, या मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए, या कोई स्पेसिफिक त्रिज्यखंड दे दिया जाएगा उसका एरिया निकालिए। तो इस तरीके से इन ऐसे कुछ शेप्स होंगे जिनका आपको एरिया वगैरह निकालना होगा, उन्हीं पे हमको बात करनी है अब। तो आइए इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि किसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, इनको जरा ठीक से समझिए आप। चलिए आइए, जब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा देखिए, आप ऐसे हेडिंग करके लिख लीजिए। लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम सबसे पहले लिख लेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा।
और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस साइन थीटा अपॉन 2 और इन सब के बाहर आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, बस इन्हीं पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। चलिए, और जो पीछे हेडिंग थी उनके भी फॉर्मूले लिख लीजिए आप। ये तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक सर्कल बना हो, समझ लीजिएगा इसको, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई जीवा है, एक वृत्त को एक जीवा दो खंडों में, अगर दो खंडों में विभाजित कर रही है तो एक दीर्घवृत्त खंड बनेगा, एक लघु वृत्त खंड बनेगा। अगर लघु वृत्त खंड यानी माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल की का एरिया आपको निकालना नहीं, इस छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इस बड़े वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या क्या चीजें हैं इसमें, ये अगर आपका सेंटर है तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, जो आर इसमें यूज किया गया है ये त्रिज्या है, और जो थीटा यूज किया गया है ये हमेशा सेंटर पर बना हुआ एंगल है। क्या है, हमेशा सेंटर पर बना हुआ एंगल है। बाकी पाई कांस्टेंट, 360, 1/2 ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज है। बात क्लियर। अगर किसी सर्कल में लघुवृत्त खंड यानी कि माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल या दीर्घवृत्त खंड यानी कि मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल का एरिया निकालना हो तो दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले यूज करने के लिए आपको रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए और एंगल एट सेंटर चाहिए फ्रॉम एनी कॉर्ड। ठीक है, केंद्र पर बना हुआ कोण चाहिए और वृत्त की त्रिज्या चाहिए। अगर दोनों बातें हैं तो आप ये फॉर्मूले यूज करके वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड या दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये हेडिंग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो मैंने अभी आपको बताया था वो वृत्तखंड के क्षेत्रफल हो गए। जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से अगर आर्क के माध्यम से ये ऐसा कोई तरबूज का पीस जैसा काट के निकाला जाता है और इस पीस का एरिया अगर आपको निकालना हो, ये त्रिज्य खंड कहा जाता है। त्रिज्याओं यानी रेडियस के द्वारा निकाला गया हिस्सा त्रिज्य खंड। तो इस त्रिज्य खंड का एरिया अगर इतने का आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप लिख लीजिए। ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसको 1/2 एल आर भी कह सकते हैं, जहां एल इसमें क्या क्या है ये लिख लीजिए आप, जहां या वेयर आर क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या, थीटा क्या है, केंद्र पर कोण यानी एंगल एट सेंटर, और एल क्या है, चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ। अगर आपको त्रिज्या यानी रेडियस और आर्क लेंथ आर और एल दोनों पता है तो एरिया के लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर आपको आर और थीटा पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक, अगर त्रिज्या और चाप मालूम है तो ये फॉर्मूला, अगर त्रिज्या और कोण मालूम है तो ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि इस कटे हुए हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बात, चलिए बस इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने सवालों पर।
नोट में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये कुछ है नहीं बहुत विशेष बात। कहा गया एक वृत्त की लघु एवं दीर्घ त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों का योग वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो देखिए ये वृत्त है, इसमें से ये हमने त्रिज्य खंड निकाल लिया, काट के अलग कर लिया ये वाला। तो ये जो डॉटेड है ये लघु त्रिज्य खंड है, माइनर सेक्टर है, और जो ऊपर छूटा हुआ है ये मेजर सेक्टर है, दीर्घ त्रिज्य खंड है। इसमें कहा गया लघु और दीर्घ यानी छोटे और बड़े, इनको अगर इनके एरियाज को अगर जोड़ दीजिए तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बात तो वही है, वृत्त में से छोटा वाला निकल गया तो अब छोटा वाला अलग हो गया, बड़ा वाला अलग हो गया, और छोटे बड़े को अगर वापस मिला दोगे तो वापस आपका वृत्त ही बन जाएगा। तो वही कहा गया छोटे वाले का क्षेत्रफल और बड़े वाले क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ दीजिए, एरियाज को ऐड कर दीजिए तो सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो छोटा और बड़ा मिलकर सर्कल ही तो बन जाएगा पूरा, तो वही बराबर होगा। वही आर्क लेंथ के बारे में कही गई है कि छोटे वाले की चाप और बड़े वाले की चाप आर्क अगर आप ऐड कर दीजिए तो पूरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो वही बात है, पूरे वृत्त की परिधि में से ही, पूरी सरकमफ्रेंस में से ही तो इतनी सरकमफ्रेंस निकल के अलग चली गई, तो बाकी जो बची वो ये रह गई। तो बची हुई में जो निकल के चली गई उसको अगर वापस ऐड कर देंगे तो फिर से पुरानी पूरी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो वही 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। चलिए ठीक है, फॉर्मूले ये आप याद रखिए। सबसे पहले अगर ऐसे किसी त्रिज्य खंड का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूले 2 हैं आपके पास। अगर त्रिज्या और चाप मालूम हो तो आप ये फार्मूला लगा लेंगे, अगर त्रिज्या और कोण मालूम हो, एंगल मालूम हो तो ये फार्मूला लगा लेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था अगर एक वृत्त है उसको एक जीवा से 2 वृत्त खंडों में बांट दिया जाए तो एक लघु वृत्त खंड यानी माइनर और एक दीर्घ वृत्त खंड यानी मेजर पार्ट बन जाएगा। दोनों ही वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। दोनों ही सेगमेंट्स का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपके पास फॉर्मूले स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। छोटे वाले सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां आर रेडियस है, थीटा सेंटर पर बना हुआ एंगल है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई माइनस पाई थीटा बाई 360 प्लस साइन थीटा बाई 2 और टोटल सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर से। सेम यहाँ पर भी वही है, आर रेडियस, थीटा एंगल और बाकी सारे कांस्टेंट्स। ठीक, इतनी सारी बातें हो गई। इतनी बातों के बाद अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर फॉर्मूले आपको ठीक से याद रहेंगे, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले बने रहेंगे तो हम सवालों को आसानी से लगा पाएंगे, सवालों पर अप्रोच हमारी ठीक रहेगी। चलिए पढ़ते हैं सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, वृत्त खंड नहीं कहा गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और माइनस इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक होता है 1/2 एल आर। तो एल आर वाला हम तब यूज करेंगे जब एल यानी आर्क लेंथ हमको दे रखी हो। हमको रेडियस और एंगल दिया हुआ है तो हम यही यूज करेंगे। थीटा की जगह पर आप रखेंगे 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई का मतलब 22/7 रखना है या नहीं रखना है? 22/7, हाँ रखना है 22/7, क्योंकि आर की वैल्यू दे रखी है वैसे। आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, ये 7 से इसको काट दीजिए, 2 बचा और ये 0 कट जाएगा और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार कट जाएगा। फिर ये 2 एकम 2 और ये 2 छंग 12 बार कट जाएगा। फिर 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 बार कट जाएगा। और अभी कटेगा? अब नहीं कटेगा। कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15/3। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे
3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 चलता रहेगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। इसको आप लिख लीजिए, आसान सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल। इसको लिख लीजिए, ऐसे लगाए जाएंगे सवाल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके। अगला सवाल देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया, ठीक। त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है, ठीक बात है। चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ भी निकालनी है आपको और एरिया भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, लिख लीजिए जरा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है। कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है, 150 डिग्री। चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल आर थीटा मालूम है, क्षेत्रफल निकाल लें। एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब है 150 डिग्री, 360 डिग्री, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21। सॉल्व कर लीजिए। 7 तिहाई 21, ये 0 से 0 चला जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा और 3 12 जा 36 कट जाएगा। 3 चक्कू 12 कट जाएगा, ठीक। फिर 2 दूनी 4 और 2 11 22 कट जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 5 गुणे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 2, यानी यह आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 1 11। एरिया आ जाएगा 2 पंचे 10, बचा 1 2 सत्ते 14, बचा 1 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। एक आंसर तो ये आपका आ गया जो कि एरिया निकालना था, ठीक। ये देखिए एरिया आपको मिल गया। अब आपको चाप की लंबाई भी निकालनी है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए एक तो तरीका है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, या आप ये कर सकते हैं एरिया आपको मालूम हो गया तो एरिया का ही एक आपको आर्क लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला पता है तो वो लगा दीजिए आप जानते हैं एरिया बराबर 1/2 LR भी होता है कि नहीं होता है। एरिया आप निकाल चुके हैं और एरिया देखिए आप 577.5 मत यूज करिए, आप ये यूज करिए, आसान होगा यूज करना। 1155/2 ये एरिया है इंटू 1/2 इंटू आर्क लेंथ L आपको निकालनी है और R 21 आपको पता है, ठीक। तो यहां से L कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। L कितना आ जाएगा 1155 बटे 21। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 तिहाई 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पचे 15 और फिर 7 से कट जाएगा ये, 7 पचे 35, 3 बचेगा, 7 पचे 35, यानी L बराबर आ गया 55 सेंटीमीटर। ये आपको दोनों आंसर मिल गए। एरिया निकालना था वो 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया,
चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ निकालनी थी, वो 55 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, तो ये इस तरीके से सवाल आपका पूरा हुआ। इसको लिखिए, और इसको लिखने के बाद एक सवाल और लगा लिया जाए, अभी थोड़ा सा टाइम और है, तो एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए अगले सवाल में कहा गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है, त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है, चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं सवाल में, सारा क्वेश्चन सेम है, बस एंगल उसमें 150 डिग्री था, 150 था, इसमें 120, बाकी कुछ नहीं है। तो इस सवाल को तो आप अपने आप ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है वृत्त के एक चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर है, केंद्र पर कोण यानी एंगल 144 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस आपको निकालनी है। आर्क लेंथ दे रखी है, एंगल दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ सर्कल आपको निकालना है। तो चलिए ये भी आसान सवाल है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सीधे फॉर्मूला लगेगा आपका। चलिए लगाइए, एक फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सीधे बस वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बस वो फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लें। सबसे पहले क्या दिया है, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, कोण जो केंद्र पर बना हुआ है जिसको आप थीटा कहते हैं वो आपको दिया है 144 डिग्री। इसको जरा आप पाई में कन्वर्ट कर लीजिए, पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 गुणे पाई बटे 180, क्योंकि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसमें एंगल पाई में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको काट पीट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 नवा 18, फिर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 36/45। अगर सही कटा है तो ठीक है, नहीं कटा है तो आप सही काट लीजिएगा। ये चाप की लंबाई दे रखी है, एंगल दे रखा है, आपको त्रिज्या निकालनी है। आप फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। कोण है आपका 36 पाई/45, चाप यानी आर्क लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपको निकालनी है यानी आर इक्वल टू आ जाएगा 20 गुणे 45 बटे 36 इंटू पाई का मतलब है 22/7। आर की वैल्यू जो आएगी ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 4 पंचे 20, 5 पचे 25 या 7 पचे 35 और 35 पचे 5 15, 150, 5 15 165, तो 7 पचे 35, 5 पचे 25, 5 3 15 और 2 17। ठीक है, 5 पचे 25 सते 175, ठीक, बटे 22। तो इसको सॉल्व कर लिए, अप्रॉक्सीमेट में जो भी आएगा लगभग में वही आपकी त्रिज्या का आंसर हो जाएगा। बस लिख लीजिए। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा हो रही है। ये 20 सेंटीमीटर नहीं है, 20 पाई सेंटीमीटर है। ये जो दे रखी आर्क लेंथ जो दे रखी है 20 पाई सेंटीमीटर है, इसको आप ठीक कर लीजिए और कैलकुलेशन सही कर लीजिए अपनी पूरी।
ये है आपका 20 पाई सेंटीमीटर। जब 20 पाई सेंटीमीटर है तो आप यहां से ठीक कर लीजिए, और कुछ नहीं, सवाल में मतलब कुछ नहीं है, वो वैल्यू गलत हो गई थी उसमें। तो क्या रखेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है आपका 36/45। डिजिट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही थी जो आ रही थी, इसीलिए मैंने चेक किया। 36/45 ये हो गया कोण, और चाप बटे त्रिज्या, चाप का मतलब है आर्क लेंथ है 20 पाई और त्रिज्या का मतलब है r। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 पाई इंटू 45/36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 से ये कैंसिल हो गया तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, और 4 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, यानी r बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको रेडियस निकालनी थी, ये आपकी आ गई। बात समझ में आई? इस सवाल को लिख लीजिए, और इसी तरीके से और बहुत सारे सवाल आपको अपनी बुक्स में मिलेंगे, उनको आप लगाइएगा। हाँ, ऐसे ही सवाल हैं, इनको बाकी के सवाल जो बचे हैं वो कल करेंगे। आज की क्लास को बस यहीं पर रखा जाता है। इन्हीं को बेस बनाकर ये फॉर्मूले जो हैं इनको आप याद करिए, और जो सवाल लगाए हैं उनको आप सीखिए, और इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर अपनी एक्सरसाइज से सवाल लगाइए। और हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।